आज हम 11th इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्याय 9 अपकीड़न अथवा परिक्षेपण के माप इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप श्रेणी का प्रतिनिधि मूल्य होता है, किंतु केंद्रीय प्रवृत्ति का माप श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं, इस बात को जानने के लिए यह देखा जाता है कि श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों का केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से दूरी या अंतर कितना है। यदि पद श्रेणी के मूल्यों की दूरी या बिखराव कम है तो यह समझा जाता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप श्रेणी का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है। सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से श्रेणी के विभिन्न मूल्यों के औसत दूरी को मापने की विधि को ही अपकीड़न के माप कहा जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं अपकीड़न का अर्थ एवं परिभाषा। अपकीड़न शब्द का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। प्रथम, अपकीड़न से तात्पर्य समंक श्रेणी के सीमांत मूल्यों के अंतर से है, अर्थात अपकीड़न हमें उन सीमाओं का अंतर बताता है जिनके अंदर समंकमाला के पद पाए जाते हैं। दूसरा, अपकीड़न श्रेणी के माध्य से निकाले गए विभिन्न पदों के विचलनों का माध्य है, अर्थात अपकीड़न हमें यह बताता है कि एक श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति के एक निश्चित माप से विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी ज्ञात की जाती है। इसी को परिभाषा के अंतर्गत प्रोफेसर बाउले के अनुसार पदों के विचलन का माप ही अपकीड़न है। काफ्का के शब्दों में किसी श्रेणी में समांतर माध्य से समंकों के विस्तार के माप को अपकीड़न कहते हैं। अपकीड़न का अर्थ जान लेने के बाद अब हम जानना चाहेंगे अपकीड़न के उद्देश्य एवं महत्व। इसमें पहला पॉइंट है माध्य से औसत दूरी ज्ञात करना। अपकीड़न का पहला उद्देश्य समंक श्रेणी के माध्य से विभिन्न पद मूल्यों की औसत दूरी ज्ञात करना होता है। दूसरा, श्रेणी की रचना का ज्ञान। अपकीड़न के मापों द्वारा श्रेणी की बनावट के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है कि माध्य के दोनों ओर मूल्यों का फैलाव तथा बिखराव किस प्रकार का है। तीसरा है तुलनात्मक अध्ययन। अपकीड़न के द्वारा दो या दो से अधिक श्रेणियों के बीच विचरणशीलता की तुलना की जाती है। चौथा, एकरूपता ज्ञात करना। अपकीड़न का अध्ययन समूह में एकरूपता का अध्ययन करने में किया जाता है। पांचवा है प्रतिनिधित्व। अपकीड़न द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि वह किस सीमा तक माध्य का प्रतिनिधित्व करता है। यदि अपकीड़न अल्प मात्रा में है तो माध्य उस समूह का उचित प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत यदि अपकीड़न के माप की मात्रा अधिक है तो माध्य द्वारा समूह का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ माना जाएगा। छठवां पॉइंट है विचरणशीलता को नियंत्रित करना। अपकीड़न के माप का उद्देश्य विचरण की प्रकृति एवं कारणों के विषय में जानकारी प्राप्त कर उसकी नियंत्रित करना होता है, जैसे कि रोगी के शारीरिक तापमान और रक्त प्रवाह के विचरण आंकड़े आदि। अपकीड़न का उद्देश्य जान लेने के बाद अब हम आते हैं अपकीड़न के अच्छे माप की विशेषताओं में। इसमें पहला पॉइंट है यह समझने में सरल होना चाहिए। यह गणना करने के लिए सरल होता है। तीसरा, इसमें दृढ़तापूर्वक परिभाषित होना चाहिए। समंक वितरण के प्रत्येक पद मूल्य पर आधारित होना चाहिए। यह बीजगणितीय दृष्टिकोण से संशोधन करने योग्य होना चाहिए। इसमें न्यायादर्श स्थिरता होनी चाहिए। यह सीमांत पद मूल्यों द्वारा
प्रभावित होना चाहिए। इसके बाद अब हम आते हैं निरपेक्ष एवं सापेक्ष अपकीड़न। अपकीड़न का माप निरपेक्ष अथवा सापेक्ष हो सकता है। अपकीड़न का निरपेक्ष माप उस सांख्यिकी इकाई में ही होता है जिसमें समग्र श्रेणी के मौलिक पद मूल्य दिए रहते हैं, जैसे व्यक्तियों की ऊंचाई, भार, आयु एवं आय क्रमशः सेंटीमीटर, किलोग्राम, वर्ष, रुपये में दिए रहते हैं। दो या दो से अधिक श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु सापेक्ष माप का प्रयोग किया जाता है। यह वह मूल्य होता है जो निरपेक्ष मापों को औसत से भाग देने पर प्राप्त होता है। यह संख्या अनुपात के रूप में व्यक्त की जाती है, इसलिए सापेक्ष माप को अपकीड़न गुणांक भी कहा जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं अपकीड़न के माप की रीतियाँ। अपकीड़न को ज्ञात करने की प्रमुख रीतियाँ निम्न हैं, जिसमें पहला है सीमा रीति। इसके अंतर्गत विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, शतमक विस्तार का अध्ययन करते हैं। दूसरा है माध्य विचलन रीति। इसके अंतर्गत चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन एवं प्रमाप विचलन का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है लॉरेंज वक्र। इसके बाद अब हम आते हैं विस्तार। किसी समग्र श्रेणी के सबसे बड़े पद मूल्य एवं सबसे छोटे पद मूल्य के अंतर को विस्तार कहते हैं। यदि यह अंतर कम है तो श्रेणी को नियमित और अंतर अधिक होता है तब श्रेणी को अनियमित माना जाता है। विस्तार रीति अपकीड़न को मापने की सबसे सरल रीति है। विस्तार रीति की गणना निम्नानुसार की जाती है। सबसे पहले श्रेणी के अधिकतम मूल्य ज्ञात किए जाते हैं, उसके बाद श्रेणी के न्यूनतम मूल्य ज्ञात किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं विस्तार के गुण। यह सबसे सरल माप है। इसे ज्ञात करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती और यह गणना में बहुत ही कम समय लगाता है। इसके बाद विस्तार के दोष। दोष में पहला है यह सभी पदों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। न्यूनतम एवं उच्चतम मूल्यों में परिवर्तन होने पर विस्तार भी बदल जाता है। अपकीड़न द्वारा सभी माप संभव नहीं होता। विस्तार के गुण दोष हो जाने के बाद अंतर चतुर्थक विस्तार। अंतर चतुर्थक विस्तार समग्र श्रेणी के तृतीय चतुर्थक एवं प्रथम चतुर्थक का अंतर होता है। इसे निम्नानुसार ज्ञात किया जाता है। श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रथम चतुर्थक का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इसके बाद तृतीय चतुर्थक का मूल्य ज्ञात करते हैं और अंत में सूत्रों का प्रयोग कर अंतर चतुर्थक ज्ञात किया जाता है। इसके बाद आते हैं चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन अपकीड़न का एक माप है। किसी समग्र श्रेणी के तृतीय चतुर्थक एवं प्रथम चतुर्थक के अंतर के आधे को चतुर्थक विचलन अथवा अर्ध चतुर्थक विस्तार कहते हैं। इसकी विशेषताओं में पहला पॉइंट है चतुर्थक विचलन की गणना सुगमता से की जा सकती है। दूसरा, अपकीड़न के इस माप को सरलता से समझा जा सकता है। तीसरा है समग्र श्रेणी के माध्य का अध्ययन करने के लिए इसको अधिक प्रयोग में लाया जाता है। चौथा, चतुर्थक विचलन ज्ञात करने के लिए किसी विशिष्ट माध्य से विचलन होने की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा है चतुर्थक विचलन ज्ञात करने में सीमांत पदों का प्रभाव विस्तार की तुलना में कम पड़ता है। इसके बाद आते हैं चतुर्थक विचलन के गुण। यह गणना करने एवं समझने में बहुत ही सरल है। अंतिम मूल्यों को छोड़ देने से कम प्रभावित होता है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए अति उपयोगी होता है। इसके बाद दोष। यह केवल स्थिति का माप है। न्यायादर्श के उच्चावचनों से यह बहुत ही प्रभावित होता है।
बीजगणितीय रीतियों से विश्लेषण संभव नहीं हो पाया, उचित तुलना में भी संभव नहीं है। यह श्रेणी के पद मूल्यों पर विचार नहीं करता। इसके बाद माध्य विचलन। माध्य विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति के किसी माप से श्रेणी के विभिन्न पदों के निरपेक्ष विचलनों का समांतर माध्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक में से किसी एक श्रेणी के मूल्यों का अंतर ले लिया जाता है। अंतर ज्ञात करते समय बीजगणितीय चिन्ह धनात्मक एवं ऋणात्मक को छोड़ दिया जाता है, अर्थात इन सभी को धनात्मक मान लिया जाता है। यह दिखाने के लिए कि प्लस माइनस को छोड़ दिया गया है। इन विचलनों के दो समांतर रेखाओं के मध्य इन्हें रखा जाता है। इन अंतरों को जोड़कर पदों की तुलना संख्याओं से भाग दिया जाता है। इस प्रकार ज्ञात की गई संख्या को ही माध्य विचलन कहते हैं। जिस समग्र श्रेणी का माध्य विचलन जितना कम होगा उतना अपकीड़न उतना ही कम होता है। इसके विपरीत जिस समग्र श्रेणी का माध्य विचलन जितना अधिक होगा उस श्रेणी का अपकीड़न उतना ही अधिक होता है। इसके बाद इनकी विशेषताओं में माध्य विचलन के पद माला के सभी मूल्यों पर आधारित किए जाते हैं। माध्य विचलन समांतर, माध्यिका, बहुलक किसी की भी सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। माध्य विचलन की प्रक्रिया सरल नहीं है। अंतिम पदों का प्रभाव माध्य विचलन पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। इसके बाद माध्य विचलन के गुण में यह सभी पद मूल्यों के आधार पर निकाले जाते हैं। यह अपकीड़न की एक सरल रीति है। माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए विचलन किसी भी माध्य से लिए जा सकते हैं। अंतिम पदों पर प्रभाव इस माप पर बहुत ही कम पड़ता है। इसके बाद अब हम आते हैं माध्य विचलन के दोष। माध्य विचलन पर अन्य गणितीय रीतियों का व्यवहार नहीं हो पाता। बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ दिया जाता है, अर्थात सभी विचलनों को धनात्मक मान लिया जाता है। यह गणित के सिद्धांत के प्रतिकूल है, अतः इसे दोषपूर्ण माना गया है। माध्य विचलनों में समानता का अभाव प्रायः देखने को मिलता है। माध्य विचलन अनिश्चित रहता है। इसके बाद आते हैं प्रमाप विचलन। अपकीड़न की प्रमाप विचलन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय प्रसिद्ध प्राणी शास्त्र विशेषज्ञ एवं सांख्यिकीय कार्ल पियर्सन को जाता है। प्रमाप विचलन के द्वारा अपकीड़न के माप की अनेक रीतियों की कमियों को दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यह श्रेणी के सीमांत पद मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। इनकी गणना सदैव समांतर माध्य से विचलन के आधार पर की जाती है। साथ ही समांतर माध्य से विचलन निकालते समय धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों की उपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि इन विचलनों का वर्ग निकालकर इन सभी को धनात्मक बना दिया जाता है और अंत में इन वर्गों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए विचलन वर्गों का माध्य निकालकर उनका वर्गमूल निकाल लिया जाता है। यह वर्गमूल की श्रेणी का प्रमाप विचलन होता है। इस प्रकार से किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल ही उस श्रेणी का प्रमाप विचलन होता है। इसके बाद आते हैं विचलन गुणांक। दो या दो से अधिक समंक मालाओं के बीच विचलन की तुलना करने के लिए विचलन गुणांक का प्रयोग किया जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए प्रमाप विचलन को श्रेणी के समांतर माध्य से भाग देकर भागफल को 100 से गुणा किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त परिणाम ही विचलन गुणांक कहलाता है। इसके बाद लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र माध्य से विचलनों को मापने की एक बिंदु रेखीय प्रदर्शन है। इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम डॉक्टर मैट्स ओ लॉरेंस ने किया था। उन्होंने इस तकनीक की सहायता से धन एवं आय की असमानता को मापा था। इस तकनीक का प्रयोग दो समयावधि में आय एवं धन के वितरण की तुलना करने के लिए भी किया जा सकता है। इस तकनीक के अंतर्गत श्रेणी मूल्यों एवं आवृत्तियों के संचयी मूल्यों को संपूर्ण मात्रा अथवा व्यक्तियों की कुल संख्या को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। इस प्रकार लॉरेंज वक्र एक संचयी प्रतिशत वक्र होता है।
इसके बाद लॉरेंस वक्र के गुण में यह एक आकर्षक होता है तथा इसका स्थायी प्रभाव संभव है। चित्र देखते ही अपकिरण की मात्रा का ज्ञान हो जाता है। दो या दो से अधिक श्रेणियों की अपकिरण की मात्रा की तुलना सुगमता से की जा सकती है। इस वक्र के द्वारा आय, मजदूरी, लाभ, संपत्ति आदि का अध्ययन किया जा सकता है। लॉरेंस वक्र के दोष में इस वक्र का निर्माण करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इस वक्र से अपकिरण का कोई संख्यात्मक माप प्राप्त नहीं होता। इस तरह से अपकिरण एवं परिक्षेपण के माप का अध्याय का थ्योरी कंप्लीट होता है। शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।